हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को जानकारी दी थी कि आगामी आईटीआई के एग्जाम में डीजीटी ने पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। अब से आप सभी को मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़कर आईटीआई में चलने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट के एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज न होकर केवल एक सिंगल एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपके जो चारों सब्जेक्ट चलते हैं, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन चारों ही सब्जेक्ट का एग्जाम केवल एक सिंगल पेपर में होगा जो कि सीबीटी होगा। और इस एक सिंगल एग्जाम में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ये 75 क्वेश्चन का टोटल पेपर होगा जिसमें अकेले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होने वाला है, जो उस एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन होंगे वो इस एग्जाम को पास करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इसी को देखते हुए आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हम आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपको भारत स्किल वेबसाइट पर जो प्रश्न डले हुए हैं और साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, इन सभी को संकलित करके आपके लिए हम वीडियोस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो में हम पहली वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसको आप अच्छे से देखें, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। पहला प्रश्न है, एक रिज्यूमे होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रिज्यूमे के बारे में जानकारी दे दूं। रिज्यूमे किसी भी कंपनी में जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट द्वारा सबमिट किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल के साथ उसकी एजुकेशन डिटेल्स होती है। तो जो रिज्यूमे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है ए संक्षिप्त और सटीक, बी में है फैंसी और रंगीन, सी में है लंबी और विस्तृत जानकारी वाले, डी में है परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त नाम वाले। तो स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं, जो रिज्यूमे है वो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। संक्षिप्त यानी जिसमें कम शब्द लिखे हुए होने चाहिए, कम से कम शब्द होने चाहिए, और सटीक होना चाहिए, जो जानकारी आवश्यकता है वही उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। नौकरी मिलने के बाद जो वहां पर कर्तव्य और जिम्मेदारियां कैंडिडेट को निभानी है, उसका जो विवरण है वो क्या कहलाएगा। ए है सीवी, बी है नौकरी का विवरण, सी है फिर से शुरू करना, डी है नौकरी के लिए आवेदन। तो नौकरी मिलने के बाद उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण नौकरी का विवरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। स्टूडेंट, जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऑप्शन है आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बी है बायोडेटा, सी है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को डी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए, यानी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आपका बायोडेटा यानी इसको रिज्यूमे भी बोल सकते हैं, वो भी आपका पास होना चाहिए। डी है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई है तो वो भी आपके पास आपके इस साक्षात्कार के दौरान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। साक्षात्कार कॉल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कॉल अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शन है आवेदन पत्र भेजना, बी है रिज्यूमे तैयार करना, सी है इंटरव्यू में उपस्थित होना, डी है रिज्यूमे भेजना, सॉरी ये ऊपर आवेदन पत्र भेजना और बी रिज्यूम तैयार करना था। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि साक्षात्कार कॉल यानी इंटरव्यू के लिए कॉल अगर आपको प्राप्त हो रही है तो आप आवेदन पत्र ऑलरेडी नौकरी के लिए भेज चुके हैं और आपने रिज्यूम तो ऑलरेडी तैयार किया होगा और सबमिट कराया होगा, ठीक है, और भेज दिया होगा, तब जाके आपको इंटरव्यू की कॉल प्राप्त हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, इंटरव्यू कॉल प्राप्त होने के बाद आपका अगला कदम इंटरव्यू में उपस्थित होना होता है। तो आपको कोई भी प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, आप आसानी से उसको फिर कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। खाली स्थान आपको दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है एनिमल डू यू लाइक। सबसे पहले मैं आपको WH शब्द के बारे में बता देता हूँ। WH शब्द अंग्रेजी ग्रामर में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और ये शब्द WH से शुरू होते हैं, जैसे कि विच, वाई, वेयर, वैन, वेनेवर इत्यादि। ठीक है, तो जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां पर WH शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है एनिमल डू यू लाइक। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं विच, वाई, वेयर और वैन।
तो स्टूडेंट वैसे तो अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं तो हो सकता है पूरा वीडियो ही आपको इस पे बनाना पड़ जाए, क्योंकि ग्रामर से संबंधित प्रश्न हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। तो पांचवें जो प्रश्न में आपको विच का चुनाव कर लेना है, यहाँ पर आपको विच का चुनाव कर लेना है, ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपका जो वाक्य बनेगा विच एनिमल डू यू लाइक, यानी कि आपको इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो ये होगा कि आपको कौन सा जानवर पसंद है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। और प्रश्न है आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको इसका आंसर कैसे देना है। ऑप्शन है मैं ठीक हूं आप कैसे हैं, बी है आप और आपको धन्यवाद, सी है आपको भी, डी है छुट्टी पर और तुम। तो स्टूडेंट ये जो प्रश्न अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं तो आपको उत्तर देना होता है मैं ठीक हूं आप कैसे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है दुर्घटना कब हुई। ठीक है, तो दुर्घटना कब हुई, कब यानी समय को इसमें पूछा जा रहा है कि दुर्घटना कब हुई है। तो इसके लिए जो उपयुक्त ऑप्शन है वो हमें चुनना पड़ेगा। ऑप्शन है होटल में, यात्रा के दौरान, सी है कल रात 10:30 पर, डी है मेज पर। तो प्रश्न है दुर्घटना कब हुई, इसके लिए जो सही करेक्ट उत्तर होगा वो होगा कल रात 10:30 पर, क्योंकि इसमें समय पूछा जा रहा है और समय का जो विकल्प है वो है 10:30। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझना है, प्रश्न में ही आपको उत्तर कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह को चुनना है। और जो वाक्य है वो है रोहन डेविड और राम लुका छिपी खेल रहे हैं। तो हमें रोहन शब्द के बाद जो विराम चिन्ह है, ये खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए जो उपयुक्त विराम चिन्ह का चुनाव करना है। ऑप्शन है ए अल्प विराम यानी कोमा लगा हुआ है यहाँ पे, अवधि, बी है, सी है स्लैश, डी है हाइफन। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप वाक्य पढ़ेंगे रोहन और डेविड, तो यहाँ हमें अल्प विराम का चुनाव करना है, जिससे कि रोहन और डेविड दोनों अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए का चुनाव कर लेना है। ठीक है, तो 6 नंबर में हमें ए का चुनाव कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न टेंस से जुड़ा हुआ है। क्रिया का सही काल चुने, यानी टेंस में सही वर्ब चुननी है हमें। मैंने संगीत खालिस्तान जब मैं बच्चा था, तो बच्चा था यानी ये है पास्ट टेंस, यानी इन्होंने भूतकाल में संगीत सीखा है। ठीक है, तो इसमें हमें सही वर्ब चुननी है, क्रिया चुननी है। सीखना ए है, बी है सीख रहा हूँ, सी है हम सीखेंगे और डी है सीखा। तो स्टूडेंट सीखा इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि मैंने संगीत सीखा जब मैं बच्चा था। तो पास्ट टेंस के लिए सीखा का हम चुनाव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपके जॉब रिज्यूम में निहित नहीं होना चाहिए। तो आप जो जॉब रिज्यूम बनवाते हैं, जॉब रिज्यूम बनाते हैं, उसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है आपका नाम, बी है आपकी भोजन संबंधी आदतें, सी है आपका पता, डी है आपकी शैक्षणिक योग्यताएं। तो आपके जॉब रिज्यूम में आपकी भोजन संबंधित आदतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आपके रिज्यूम में ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, आपका पता यानी एड्रेस, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, करिकुलम विटाई यानी सीवी को किस रूप में जाना जाता है, यानी करिकुलम विटाई को और क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके परिपत्र, बी है रिज्यूमे, सी है नौकरी आवेदन पत्र, डी है छुट्टी की अर्जी। तो आप सभी को मैं बता दूं, करिकुलम विटाई को रिज्यूमे भी बोलते हैं। रिज्यूमे, सीवी, बायोडेटा, इनका उच्चारण एक ही संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो अब आप आगे से कभी कंफ्यूज ना हो और इसको समझ लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुलनात्मक यानी कंपैरिजन, तुलना करनी है और उसी का जो विशेषण है उसको यहाँ पर हमें भरना है। आपकी पेंसिल मेरे मुकाबले, यानी आपकी पेंसिल की तुलना मेरी पेंसिल से की जा रही है। खालिस्तान दिया हुआ है, कैसी है, तीखा, नुकीली, कुंद और मोटा। जो पेंसिल होती है वो नुकीली होती है, तो यहाँ हमें बी वाले ऑप्शन को चुन लेना है। तो आपकी पेंसिल मेरे मुकाबले नुकीली है। ठीक है, यहाँ पर हमने तुलना करी तो हमारी पेंसिल नुकीली है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी टेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, क्रिया के सही भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस के साथ रिक्त स्थान भरे। इसमें फ्यूचर टेंस से संबंधित हमें वर्ब भरनी है। ठीक है, तो प्रश्न है वी खाली स्थान,
टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट के यानी ब्रेकफास्ट के बाद, जू, वेंट यानी जाना था, वर यानी गोइंग जा रहे हैं, हैड गोन यानी जा चुके हैं, विल गो यानी जाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है, ब्रेकफास्ट करने के बाद यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के लिए विल गो का चुनाव यहां पर करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। प्रश्न है दे खालिस्तान गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है इज, एम, आर, वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर आर का चुनाव करना है। क्यों करना है मैं बता देता हूं। अगर एक वचन होता तो इज आ जाता, एम आई के साथ और वी के साथ लगता है, आर यानी बहुवचन, दे यहाँ पर बहुवचन है इसलिए आर का चुनाव यहाँ पर किया है, और वॉज यानी पास्ट टेंस हो जाता। ठीक है, यहाँ वर्तमान टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है, तो इसके लिए हमने आर का चुनाव यहाँ पर किया है। तो दे आर गुड फ्रेंड्स यहाँ पर सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से पूर्ति करनी है। द ट्रेन खालिस्तान थ्रो, ऑप्शन है पास्ट, इज पासिंग, हैड पास्ड, वाज पासिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हिसाब से हम अगर पूर्ति करते हैं तो इज पासिंग राइट आंसर होगा। द ट्रेन इज पासिंग थ्रो। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। ये टेंस से संबंधित प्रश्न है, ये आप समझ सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करा डिटेल में सॉल्व करवाएंगे तो इसके लिए काफी लंबा वक्त चाहिए, आपको टेंस को समझाने में काफी बड़ा वक्त निकल जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम सॉल्व करवा सके। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है उचित प्रश्नवाचक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने आपको बताया था डब्ल्यू शब्द होते हैं जो कि यहाँ पे विकल्प में दिए हुए भी हैं। अब हमने उचित प्रश्नवाचक प्रश्न शब्द यहाँ पर हमें भरना है। ठीक है, प्रश्न है आर यू गोइंग, इसके आगे खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है हु, वेयर, विच, वाट। ठीक है, अब हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच का मतलब होता है कैसे, और वाट का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर वेयर यानी कहाँ सही ऑप्शन होगा, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ में बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उचित सर्वनाम के साथ रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, आई मेड दिस खालिस्तान। अब यहाँ पर खालिस्तान में भरना है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें माई सेल्फ का चुनाव कर लेना है, यानी मैंने स्वयं केक बनाया है, तो यहाँ में माई सेल्फ का चुनाव कर लेना है ए वाले ऑप्शन का। ठीक है, अगला प्रश्न है शब्दों का एक समूह जो एक वाक्य बनाता है परंतु वाक्य नहीं कहलाता है। ऑप्शन है लोकोक्ति, बी है क्रिया विशेषण, सी है विशेषण, डी है क्रिया। तो शब्दों का एक समूह जो एक वाक्य बनाता है वाक्य नहीं कहलाता, उसे लोकोक्ति कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो लोकोक्ति एक शब्दों का समूह होता है जो वाक्य बनाता है परंतु वाक्य नहीं कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एक उचित रिफ्लेक्सिव सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन है प्रश्न है शी हैज हर्ट खालिस्तान। तो उचित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर हमें भरना है। ऑप्शन है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर शी लिखा हुआ है यानी स्त्रीलिंग है, तो हिमसेल्फ यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, और शी का मतलब होता है वह, तो यहाँ पर माइक भी कट हो जाएगा क्योंकि हम हमारे बारे में बात नहीं कर रहे। इट निर्जीव वस्तु के लिए आता है तो ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वाभाविक सा ऑप्शन जो बचेगा सही वो होगा हर सेल्फ। ठीक है, वैसे तो अगर आप ग्रामर जानते हैं तो आप उस हिसाब से भी इसका चुनाव कर सकते हैं, और ये एक मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे भी आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब उपयुक्त विशेषण यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वाक्य में, और वाक्य है छोटी लड़की की, खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, आंखों ने उसकी शरारत का खुलासा किया। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो आंखों की विशेषता बताएगा, और ऑप्शन है विशेषण के वो है गोलमटोल, कमजोर, अदूरदर्शी, झिलमिलाती। तो स्टूडेंट झिलमिलाती आंखें ये इंसान की शरारत का खुलासा कर देती हैं। तो यहाँ पर झिलमिलाती आंखों ने उस लड़की की शरारत का, छोटी लड़की की शरारत का खुलासा किया। सही ऑप्शन होगा डी झिलमिलाती। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त
स्थान पूर्व सर्ग से करें। स्थान पूर्व सर्ग यानी किसी भी स्थान को बताने के लिए जो पूर्व सर्ग लगते हैं तो उसका चुनाव हमें करना है। प्रश्न है माई हाउस इज, खाली स्थान दिया हुआ है, द थर्ड फ्लोर, है ना। इस वाक्य में थर्ड फ्लोर पर किसी का मकान है, तो उसके लिए सही उपयुक्त पूर्व सर्ग का चुनाव हमें करना है इंग्लिश शब्द वाक्य बनाने के लिए। ऑप्शन है एट, इट, ऑन, अंडर। तो स्टूडेंट सही जो आंसर होगा वो होगा ऑन, उचित पूर्व सर्ग होगा ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सही प्रश्न शब्द भरें, और जो वाक्य है वो है खालिस्तान सबसे पहले दिया हुआ है, आगे है इज द स्पीकर एट द फंक्शन। अब प्रश्न शब्द मैंने आपको बताया था, प्रश्न शब्द अंग्रेजी में WH शब्द होते हैं जो WH से शुरू होते हैं और जिनका अर्थ प्रश्नवाचक होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वॉट यानी क्या, वेन यानी कब, वाई यानी क्यों, और हु यानी कौन, ठीक है। तो यहाँ पर इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हु। यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पीकर यानी वक्ता और फंक्शन यानी उस कार्यक्रम में, और तो इसका वाक्य बनेगा वो होगा उपरोक्त फंक्शन में वक्ता कौन है, तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो सही जो विकल्प होगा वो होगा हु, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन है सोर्स कोड, बी है मिडलवेयर, सी है मशीन लैंग्वेज, डी है असेंबली लैंग्वेज। तो निम्न स्तर की भाषा मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है उच्चारण खाली स्थान को संदर्भित करता है। उच्चारण किसको संदर्भित करता है? संयुक्त स्वर को, बी है व्यंजन को, सी है विराम चिन्ह को, डी है ध्वनि का उत्पादन। उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन ध्वनि का उत्पादन को संदर्भित करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के सेट को सार्थक वाक्य में पुनः व्यवस्थित करें। यहाँ शब्दों दिए हुए हैं, शब्दों के सेट दिए हुए हैं, इनको एक उचित वाक्य में व्यवस्थित करना है। ए है स्कूल वर्कड एज ए शी टीचर, बी है शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी है शी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, डी है वर्कड शी एज ए स्कूल टीचर। तो यहां पर स्टूडेंट उचित और सही वाक्य इन शब्दों के साथ बनेगा शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, जिसका अनुवाद होगा कि वह एक स्कूल अध्यापिका के रूप में कार्य करती थी। तो सही ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अचानक और प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन है विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन, बी है विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, सी है संयोजक कंजक्शन, और डी है उपस्ट्रोफी। यानी चारों में से आपको जो अचानक और प्रबल भावना व्यक्त करने वाले शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर अचानक और प्रबल भावना व्यक्त करने वाले शब्द को बोलते हैं विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन शब्द, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब आप शिक्षक, आपके प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक या किसी भी अन्य उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? यानी कि आप अगर कोई आपके शिक्षक, प्रशिक्षक यानी आपसे बड़ा कोई अधिकारी या फिर आपके अध्यापक का अभिवादन करना है तो आप किस तरीके से उनका अभिवादन करेंगे? ऑप्शन है गुड मॉर्निंग बोलकर, बी नमस्ते बोलकर, सी है बोलकर, या डी हाय बोलकर। तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छे एटिकेट के रूप में, एक अच्छे शिष्टाचार के रूप में आपको उन्हें गुड मॉर्निंग, सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग, दोपहर के वक्त गुड आफ्टरनून सर, और शाम के टाइम गुड इवनिंग, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उनका अभिवादन करना चाहिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब दोपहर के टाइम आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, दोपहर के टाइम आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और शाम के टाइम इसी तरीके से गुड इवनिंग, और रात्रि के टाइम अगर आपकी बात होती है तो गुड नाइट बोलकर आपकी बात खत्म करनी है। गुड नाइट शुरुआत में नहीं बोला जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। उपयुक्त शब्द में एक मूक अक्षर साइलेंट वर्ड कौन सा है? यानी जो ये आंसर शब्द दिया हुआ है इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है? ए है आर, बी है ई, सी है एस, डी है डब्ल्यू।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो W है, आंसर में जो W होता है ये साइलेंट होता है, क्योंकि आंसर का जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण होता है वो होता है आंसर। ठीक है, तो W जो है ये साइलेंट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। बातचीत शिष्टाचार के दौरान क्या करना उचित होता है? आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अच्छे से बातचीत यानी शिष्टाचार के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको क्या करना सही कहलाएगा? ठीक है, ऑप्शन है आप अपना आपा खोना, ठीक है, बी है दूसरों की बात सुनना, सी है अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करना, डी है अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना। तो बातचीत शिष्टाचार यानी अच्छे से बात करनी, अगर आपको करनी है तो आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। बातचीत के शिष्टाचार के दौरान अपना आपा खोना, अप्रासंगिक यानी फालतू की बातें करना, अभद्र या अशिष्ट भाषा यानी गलत बात करना, गाली गलौज आदि का उपयोग करना, ये सही नहीं होता है, ये गलत शिष्टाचार के रूप में आता है। तो यहाँ पर दूसरों की बात सुननी चाहिए अच्छा शिष्टाचार के रूप में। ठीक है, अगले प्रश्न पर अब आते हैं। अगला प्रश्न है, शिष्टाचार के दौरान क्या करना उचित नहीं है? अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो शिष्टाचार के दौरान क्या, शिष्टाचार के नजरिए से क्या करना उचित नहीं होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है खुले दिमाग से बातचीत करना, ठीक है, मध्यम आवाज में बातचीत करना, सी है अन्य सभी की बात सुनना, डी है अनावश्यक बहस करना। जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था, अनावश्यक और फालतू की बहस करना शिष्टाचार के नजरिए से सही नहीं होता है, तो यह शिष्टाचार के नजरिए से करना उचित नहीं होगा। आप खुले दिमाग से बातचीत कर सकते हैं, मध्यम आवाज में आपको बातचीत करनी चाहिए और अन्य सभी की बात हमें सुननी चाहिए, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने बताया था, हमें अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में अगले 3 प्रश्नों की आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आपको कम समय में अच्छे से सभी प्रश्न क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट, हम प्रयास कर रहे हैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। ये प्रश्न हमने फिलहाल भारत स्किल वेबसाइट से आपके लिए बनाए हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, क्योंकि उस पर जो प्रश्न डले हुए हैं वो इंग्लिश में डले हुए हैं, जिसको समझना आपके लिए मुश्किल होता है। और एग्जाम में हमने देखा है कि इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप इनकी तैयारी करके आपके एग्जाम में सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे आने वाले प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।